नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हुए हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्वागत आपका। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। और निगाह क्या आपकी भी टिकी हुई है हांगकांग पे, जहां पे कि बल्कि सिंगापुर में जो है वो मुकाबला चल रहा है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का, और वहां अब कल 13वीं बाजी होनी है। आज तो विश्राम का दिन था, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से 11वीं बाजी में जीत मिली, फिर 12वीं में पलटवार चीन के खिलाड़ी ने किया, अब 13वीं और 14वीं बाजी पे सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, शारीरिक रूप से दोनों खिलाड़ियों को विश्राम जरूर मिला है, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल नहीं मिला होगा। सोच रहे होंगे किस तरह की शतरंज की चाल चलनी है। तो जहां तक भारत का सवाल है, तो एक इतिहास इसलिए बनेगा कि 18 साल की उम्र में अभी तक किसी ने भी यह खिताब जीता नहीं है। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। हांगकांग में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला वर्ग में भारत ने इटली को हराया। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम कोलंबिया से पराजित। दिल्ली में एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। चीन से हारकर भारत 6ठे स्थान पर रहा। सिंगापुर में डी गुकेश और डिंग लिजेन के बीच विश्व शतरंज चैंपियनशिप की 13वीं बाजी कल खेली जाएगी। और मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला चीन से होगा। तो बात पहले कर लेते हैं स्क्वैश की, क्योंकि हांगकांग में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला वर्ग में आज भारत ने इटली को हराया। ग्रुप सी के इस मैच में भारतीय टीम ने 3-0 से एक तरफा जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय लड़कियों ने कोलंबिया को 2-1 से हराया था। ग्रुप में भारत 3 में से 2 मैच जीतने के बाद 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम अपने तीनों मैच में जीत हासिल कर 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। उधर पुरुष वर्ग में भारतीय टीम को ग्रुप एफ में आज कोलंबिया ने 1-2 से हराया। भारतीय टीम 3 टीमों के इस ग्रुप में 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर अभी पहले स्थान पर है। स्क्वैश की बात करें, भारत के खिलाड़ी इस खेल में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो। पाकिस्तान की टीम कभी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, लेकिन अब जो है भारतीय टीम जो है एशिया से एक बड़ी मजबूत टीम मानी जाती है। और ये इसकी शुरुआत, धर्मेंद्र जी, आपको याद होगा 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था, वहीं से शुरुआत हो गई थी। जानशेर और जहांगीर का आपने जिक्र किया, कभी किसी जमाने में पुरुष वर्ग में दबदबा रहता था, लेकिन उस दबदबे को 2010 से पहले ही, इस राष्ट्रमंडल खेलों से पहले ही भारत ने खत्म कर दिया था एक तरह से, और वहां से शुरुआत हो गई थी। हालांकि स्क्वैश का खेल मुख्य रूप से भारत का खेल नहीं कहा जाता है। अगर पहले नंबर पर मिस्र की टीम है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इस तरह के देश में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है और रैंकिंग में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह से भारत के दोनों वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने से ऊंची रैंकिंग के खिलाड़ियों को पराजित किया है, और एक गेम तो एक मैच तो केवल 15 मिनट में ही समाप्त हो गया था। तो जिस तरह का विकास हुआ है इस खेल का, मैं ये कहूँगा भारत में, ये बहुत अच्छी बात है और ये खिलाड़ी आगे जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्क्वैश के बाद बात हैंडबॉल की। दिल्ली में एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत 6ठे स्थान पर रहा। आज 5वें 6ठे स्थान के लिए निर्धारक मैच में चीन ने भारत को 41-30 से हराया। इस चैंपियनशिप का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। फाइनल में जापान ने कड़े मुकाबले में 25-24 से जीत दर्ज की। कजाकिस्तान ने ईरान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ईरान चौथे स्थान पर रहा। इस हैंडबॉल एशियन चैंपियनशिप की भी बात करें, भारत ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 6ठे स्थान की, भारत का अब तक का जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जी हाँ, बिल्कुल। और खास करके महिला वर्ग की अगर बात करें तो इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं था, लेकिन हैंडबॉल की जो खिलाड़ी होती हैं उन्होंने एक मर्तबा फिर से दिखाया है कि हमें कम मत आंकिए, हम अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे और बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता है। जो खिताबी जीत जो दोनों फाइनलिस्ट खास करके खेले हैं, उनकी लड़कियों ने जिस तरह के स्किल का प्रदर्शन किया, उससे थोड़ी सी हमें सीख लेनी पड़ेगी। और सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज के विश्राम के बाद कल 13वीं बाजी खेली जाएगी। 14 बाजियों की इस चैंपियनशिप में अभी तक दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। एक रिपोर्ट।
भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 11वीं बाजी की अहम बढ़त गंवाने के बाद अब 13वीं बाजी में एक बार फिर वर्तमान चैंपियन लिंग डिजेन से खेलेंगे। उनका इरादा एक बार फिर से बढ़त हासिल करने पर रहेगी। इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर है। सबसे कम उम्र के चैलेंजर 18 साल के गुकेश और चीन के 32 साल के लिजेन के बीच दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक अपनी बढ़त कायम नहीं रख पाया है। एक दिन के आराम के बाद दोनों खिलाड़ी कल फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे। इस 14 दौर के मुकाबले में 12 दौर के बाद स्कोर 6-6 से बराबरी पर है और जो भी खिलाड़ी सबसे पहले 7.5 अंक तक पहुंचेगा वो विश्व चैंपियन बन जाएगा। अगर 14 दौर के बाद भी स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाई ब्रेकर का सहारा लिया जाएगा। गुकेश के पास 11वीं बाजी जीतने के बाद 7.5 अंक के जादुई अंक तक पहुंचने का मौका था, लेकिन वो अगली बाजी हार गए। भारतीय खिलाड़ी को अब अगली बाजी सफेद मोहरों से खेलनी है। अब जबकि मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, तब जो भी खिलाड़ी धैर्य से काम करेगा वो फायदे में रहेगा। इस मुकाबले में 10 बाजी के बाद पिछले 2 मैच ने इस $25 लाख इनामी प्रतियोगिता में नई जान फूंक दी है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। बाजी है 13वीं और सबसे अच्छी बात यह है कि सफेद मोहरा डी गुकेश के पास होगा और माना जाता है शबाब की सफेद मोहरों के साथ जो खिलाड़ी उतरता है बोर्ड पर वो ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है, तो ये एक अच्छा संकेत। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आप देखा उनके प्रतिद्वंदी ने अपना मोहरा बदला था और 11वीं बाजी हारने के बाद 12वें में जिस तरह से उन्होंने अपना मोहरा उनके पास मिला, बल्कि ये कहा जाए तो उसका फायदा उन्हें मिला और ये फायदा गुकेश को भी निश्चित रूप से मिलेगा। और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि टाई ब्रेकर में ये मुकाबला जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टक्कर के खिलाड़ी हैं और अगर डी गुकेश ने इस खिताब को जीत लिया तो वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएगा, एक नया इतिहास बनेगा। आपको याद होगा जब 17 वर्ष के थे तो उन्होंने एक और प्रतियोगिता जीतकर इसी तरह का इतिहास जीता था, लेकिन वो विश्व प्रतियोगिता नहीं थी। तो इतिहास लगातार बनाते आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और जिस तरह से मन और मस्तिष्क के सामंजस्य के साथ वो चेस बोर्ड पर बैठते हैं और जो शतरंज की चाल वो चलते हैं, वो बहुत कम ऐसे शातिरों को देखा गया है कि वो इस तरह के शतरंज खेलते हैं। इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और एक मर्तबा तो ऐसा लगा था कि जब उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने जब अपनी पेशानी पर अपने माथे पर हाथ रखा था तो वो काफी देर तक रखे रह गए थे, जो इस बात का इशारा था कि काफी परेशान कर रहे हैं डी गुकेश। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि पेशानी पर जो है वो पसीना आ गया था। आज की रात न सिर्फ गुकेश के लिए या लिजेन के लिए बल्कि शतरंज के उन तमाम प्रेमियों के लिए भी बड़ी रात है, क्योंकि आज विश्राम का दिन है और अब अगली 2 बाजियां जो है वो होनी है और उससे फैसला होना है कि विश्व चैंपियन कौन होगा। आपने कहा कि आप सोच रहे हैं कि ये जो है टाई ब्रेकर में जाएगा, लेकिन भारत के जो तमाम शतरंज विशेषज्ञ हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि टाई ब्रेकर में जो माना जाता है वो लिजेन को बड़ा खिलाड़ी बिल्कुल माना जाता। हालांकि भारत ने तो जो सिंगापुर में भारत के लोग रहते हैं, आपको मालूम होगा, काफी जश्न मनाया था। वो 11वीं बाजी के बाद ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वापसी की खिलाड़ी ने, उनके प्रतिद्वंदी ने, वो थोड़ा सा मामला बराबरी का हो गया है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि टाई ब्रेकर में ना जाए तो बेहतर है, लेकिन चूंकि कांटे का मुकाबला है इसलिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में कल वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला 3 बार के विजेता चीन से होगा। टूर्नामेंट में अभी तक दोनों ही टीमों ने पूले में अपने अपने दोनों मैच जीते हैं। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 13-1 से जबकि मलेशिया को 5-0 से हराया। उधर चीन ने बांग्लादेश को 19-0 और थाईलैंड को 8-0 से पराजित किया। बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला का तीसरा मैच शनिवार से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखने की कोशिश करेगा। कैसे यह संभव होगा, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के 10 टेस्ट बचे हैं। कई टीमें अब भी फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं। हालांकि अब भी किसी टीम का फाइनल में पहुंच पाना सुनिश्चित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की सीरीज जीत के साथ WTC तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में स्थान सुरक्षित करने के लिए उसे पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के 2 में से केवल 1 टेस्ट को जीतने की जरूरत है। भारत वर्तमान श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराता है और ऑस्ट्रेलिया अगली श्रृंखला में श्रीलंका से दोनों टेस्ट जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल सकते हैं। फाइनल में स्थान सुनिश्चित करने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया में अपने शेष 3 टेस्ट में से 2 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए। इससे उनका प्रतिशत 60.53 होगा और वे दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर रहेंगे। यदि भारत 2-3 से हारता है तो उनका प्रतिशत 53.51 होगा। इस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सभी उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। अगर उस स्थिति में भी भारत फाइनल में पहुंचना चाहता है तो उसे ये आशा करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका दोनों टेस्ट हार जाए और ऑस्ट्रेलिया कम से कम 1 मैच ड्रॉ करे। फाइनल में स्थान सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ अपने 3 टेस्ट में से 2 जीतने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए दिव्या तोमर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त ले चुका है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। पहले 2 मैच में करारी हार से आहत भारतीय महिला टीम इस मैच में क्लीन स्वीप से बचने और अगले साल होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप से पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगी। 7 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 3 मैच की श्रृंखला में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा है, जबकि भारत ने तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में अपना प्रदर्शन से निराश किया है। दूसरे वनडे में रिकॉर्ड 122 रन की हार से भारत की कमजोरी का पता चलता है। भारत को सबसे अधिक निराश उसकी 2 स्टार बल्लेबाजों कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने किया है। मंधाना ने अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैच में वह केवल 17 रन ही बना पाई हैं। इस सलामी बल्लेबाज की निगाह फॉर्म पर लौटने पर टिकी होगी। हरमनप्रीत कौर अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रही हैं। उन्होंने 2 मैचों में केवल 57 रन ही बनाए हैं। भारतीय टीम इस साल के शुरू में 2020 विश्व कप से जल्दी बाहर हो गई थी और तब से हरमनप्रीत की बल्लेबाजी और कप्तानी पर नजर रखी जा रही है। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर की गई शेफाली वर्मा की अनुपस्थिति में भारतीय टीम ने कुछ अलग संयोजन आजमाए हैं, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक ऋचा घोष ही अच्छा प्रदर्शन कर पाई हैं। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन भी अभी तक अच्छा नहीं रहा है। उनका अपनी गेंद पर नियंत्रण नहीं है। इस बीच क्षेत्र रक्षकों ने कैच टपकाकर उनकी परेशानी बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए तीसरे मैच में जीत हासिल करना काफी मुश्किल होगा। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन। और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के पहले 2 मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली जॉर्जिया वोल को टीम में शामिल किया गया। फुटबॉल में चेन्नई में कल इंडियन सुपर लीग ISL में चेन्नई FC का सामना हैदराबाद FC से होगा। मेजबान टीम अभी अंक तालिका में 9वें, जबकि हैदराबाद 12वें स्थान पर है। एक रिपोर्ट। अपने पिछले 3 मुकाबले हारने वाली इन दोनों टीमों को जीत की पटरी पर वापस आने के लिए तत्काल लय पकड़ने की आवश्यकता है। चेन्नईयन FC को अब तक 11 मैचों में 3 जीत, 3 ड्रॉ और 5 हार मिली है और उसके 12 अंक हैं। वहीं हैदराबाद FC ने 10 मैचों में 2 जीत, 1 ड्रॉ और 7 हार के साथ 7 अंक अर्जित किए हैं। चेन्नईयन FC ने इस सीजन के 11 मैचों में 16 गोल किए हैं। हालांकि वो अपने पिछले 3 मैचों में गोल नहीं कर पाई है। उधर हैदराबाद FC ने ISL 2024-25 के पहले चरण में अन्य टीमों की तुलना में सबसे अधिक 11 गोल खाए हैं। ISL में दोनों टीमों ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें हैदराबाद FC और चेन्नईयन FC ने 4-4 मैच जीते हैं। 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। ISL की अंक तालिका में मोहन बागान अभी सबसे ऊपर है। उसने अपने 10 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है। 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, 1 में हार मिली है और उसके कुल 23 अंक हैं। बेंगलुरु FC 11 मैचों में 7 जीत, 2 ड्रॉ और 2 हार के बाद मोहन बागान के बराबर 23 अंक लाकर दूसरे स्थान पर है। पंजाब FC के 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के बाद 18 अंक हैं और पॉइंट टेबल में वह तीसरे स्थान पर है। अंक तालिका में टीमों के ऊपर नीचे होने का सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह प्रतियोगिता अभी मार्च तक चलनी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
चलते चलते एक और खबर। नई दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत बृहस्पतिवार से होगी। शॉटगन स्पर्धाओं के साथ शुरू हो रही चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 13,522 निशानेबाज हिस्सा लेंगे। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। शवाब अनवर जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्त धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।